हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे, स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि अब आपके जो परीक्षाएं हैं ना वो आने वाली हैं। तो जो परीक्षा आने वाली है, चाहे वो 1 महीने बाद आए या 2 महीने बाद आए, परंतु आपको यही सोचना है कि मान लो हमारी परीक्षा तो कल से ही शुरू है। इस तरह से आप गंभीरतापूर्वक अपने मस्तिष्क में टेंशन नहीं लेना है, एक गंभीरता मतलब सिंसियरिटी लाना है कि हाँ, अब हम पढ़ाई के प्रति थोड़े गंभीर हो जाएं, क्योंकि जितनी हंसी मजाक हम पढ़ाई में करेंगे ना, जब बात कर्म की हो ना तो हंसी मजाक थोड़ा साइड में रख देना चाहिए। हाँ, जब बात हंसी मजाक या गॉसिपिंग या एंजॉय की हो, मनोरंजन की हो, तब खूब हंसो, बिल्कुल बहुत ज्यादा हंसो, कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन बात जब कर्म की हो, वहां को हमें हंसी मजाक को साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि हंसी में सब कुछ उड़ जाता है, स्थिर नहीं रहता है। परीक्षाओं की बात है, परीक्षा से ही हमारा व्यक्तित्व अर्थात हमारी पर्सनालिटी या हमारी जो छवि है वो निखर कर आती है। कहीं ना कहीं चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें कि अरे एक कागज भला हमारे बारे में क्या बता सकता है, क्या एक कागज के हिसाब से हम अपने आप को परीक्षण कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का या किसी स्टूडेंट का? नहीं, एक कागज आपको किसी तरह से परीक्षण नहीं किया जा सकता आपका, लेकिन हाँ, एक कागज या एक पेपर या परीक्षा ये तय जरूर करती है कि आपने कितने ध्यान केंद्रण के साथ, आपने कितने अच्छे से फुल्ली फोकस्ड होकर किसी कार्य को किया है। जो ध्यान केंद्रण के साथ फोकस्ड होकर एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करते हैं, उनको परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त हो जाते हैं, और अच्छे अंक प्राप्त होने के साथ ही ये समझ में आ जाता है कि कौन सा विद्यार्थी अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित है या था। तो ये कभी मत सोचना कि हाँ, पेपर देने से क्या जित पास हो जाएंगे। पेपर हमारे जीवन के आगे आने वाले जीवन की दिशा को निर्धारित करता है, वो बिल्कुल सही है। मैं खुद कहूंगी कि एक क्वेश्चन पेपर हमारे संपूर्ण जीवन को तय नहीं कर सकता कि हम मतलब यदि 50 नंबर आ गए तो अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, 100 नंबर आ गए तो हम सब कुछ कर पाएंगे, ये तय नहीं करता है। ये जरूर तय करता है कि जितना भी हमने अच्छे से ध्यान, कोई भी कार्य हम कितने ध्यान से कर सकते हैं और उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए ध्यान केंद्रण के साथ अच्छे से बिल्कुल फुल्ली फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई में अब लग जाओ। टेंशन के बिना, बिल्कुल तनाव रहित, किसी भी तरह से तनाव या टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है। बहुत अच्छे से रोचकता के साथ, समर्पण भाव के साथ जुट जाइए अपने अध्ययन में। विद्यालय में पढ़ते हैं, पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। वीडियोस देख रहे हैं, वेरी 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 गुड, लेकिन स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी बहुत आवश्यक है। कितना भी हम सुन लेते हैं, कितना भी हम वीडियो देख लेते हैं, कितना भी हम शिक्षकों की बातें सुन लेते हैं, लेकिन जब तक हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे अपने हिसाब से, तब तक वो मस्तिष्क में स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए याद रखना। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी वर्णिका का पार्ट 4, जिसमें हमने स्टार्ट कर दिया है। और ये वीडियो में हम देखेंगे, इस वीडियो में बिहार में चित्रकला के बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। हर एक प्रश्नों को ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रश्न को ध्यान से सुना और समझा, उत्तर आप चुटकियों में कर सकते हो। यदि प्रश्न को सुनने और समझने में जरा सी भी मिस्टेक हुई तो आते हुए भी हम गलत 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 कराते हैं और फिर पछताने लगते हैं। तो बहुत अच्छे से आ जाओ मेरे साथ, ध्यान से सुनना, समझना। चलो तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, देखिए, जिसके बारे में हमने सबसे अधिक चर्चा की थी। पहला जो व्याख्या वाला वीडियो है, प्रश्न भी पहला वही है कि पटना कलम क्या है। संक्षिप्त परिचय दीजिए। जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हो या जिसको ये नहीं पता हो, तो पटना कलम, पटना से कोई भी कलम ले आइए, वो पटना कलम कहलाएगी। अरे बाबा, ऐसी बात नहीं है, पटना कलम तो चित्रकला का नाम है। 1760 से 1947 तक का इसका पीरियड रहा है, इसका काल रहा है। बहुत ऐसे प्रसिद्ध कलाकार और चित्रकार रहे हैं जिन्होंने ये चित्रकारी के माध्यम से विश्व विख्यात हुई पटना कलम चित्रकारी। ठीक है, साथ ही साथ बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ, तो पटना कलम या चित्रकला का भी विकास हुआ। जैसे जैसे बौद्ध धर्म कुछ वर्षों तक सही से चलता रहा, लेकिन जिस तरह से उसका ह्रास होना शुरू हुआ, उसका एक समापन का मोड़ आता गया, तो पटना कलम का भी, एक चित्रकला का भी जो कलाकृति थी या लोक कला, उसका धीरे धीरे से उसका भी ऐसा लगा जैसे उसका भी समापन आ गया होगा। लेकिन अब देखिए, और हम इसको संक्षिप्त में समझते हैं। बौद्ध धर्म के विकास के साथ
लिखा है यहाँ स्टार्टिंग में, और यही इसकी शुरुआत होगी कि कब से पटना कलम का विकास हुआ, विकास कब तक होता रहा, कब उसका समापन लगने लगा, आखिर क्या बात थी, क्या मुगल शासक आ गए थे। बिल्कुल सही, मुगल शासकों के आने से सब कुछ छिन्न भिन्न सा हो गया था। चित्रकारों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी, कोई मूल्य नहीं दिया जाता था। तो यहाँ वहाँ शहर शहर वो गए और फिर अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे। बौद्ध धर्म के विकास के साथ भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक नवीन मतलब नया, तो बौद्ध धर्म के विकास के साथ भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक नवीन और विकसित अध्याय आरंभ होता है। किसके साथ? बौद्ध धर्म के विकास के साथ। भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक नवीन और विकसित अध्याय का आरंभ होता है। इस युग में बिहार और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र का स्थान चित्रकला में सबसे अग्रगण्य था। अग्रगण्य मतलब आगे गिना जाता था। पटना अर्थात पाटलिपुत्र क्षेत्र के चित्रकारों की चित्रकारी में दिल्ली वाली चित्रकारी की विशेषताएं तो थी ही, मतलब जो भी थे पाटलिपुत्र के क्षेत्र के जो चित्रकार थे उनकी चित्रकारी में दिल्ली वाली कला तो थी, विशेषता तो थी, किंतु स्थानीय प्रभाव से इसमें कुछ विशेष और नवीन विशेषताओं का भी उभार आया। दिल्ली वाली कलाकारी तो थी ही, साथ ही साथ कुछ और नयापन आया। इस नवीन चित्रकारी शैली को पटना शैली अर्थात पटना कलम का नाम दिया। तो जो नयापन कुछ आया, जो चित्रकारी थी, ठीक है, जैसे चित्रकला थी जो सामान्य लोक चित्रकला का कहेंगे, तो जब ये चित्रकारी, ये तो विशेषता थी, लेकिन स्थानीय प्रभाव से जब कहाँ गए, अलग अलग शहरों में गए, ठीक है, तो वहां एक नवीन चित्रकारी शैली को पटना शैली अर्थात पटना कलम का नाम दिया गया। पटना कलम का तात्पर्य हुआ चित्रकारी की पटना शैली। कोई पूछे सिर्फ अर्थ, एक शब्द में उत्तर दीजिए, पटना कलम का क्या अर्थ है? तो पटना कलम का तात्पर्य है चित्रकारी की पटना शैली। क्या है? चित्रकारी की पटना शैली ही पटना कलम का अर्थ है। बिहार में चित्रकला का व्यापक विकास पटना कलम के रूप में ही हुआ। यदि आपसे कोई पूछे तो बिहार में चित्रकला का व्यापक विकास, व्यापक मतलब बहुत अच्छे वृहद तरीके से बड़े रूप में विकास पटना कलम के रूप में ही हुआ। आगे चलते हैं हम। पटना कलम के चित्रों में विशेष के रूप में पशु पक्षी क्या होता था? अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि पटना कलम में किस तरह की चित्रकारी की जाती है, कौन कौन से चित्रों को बनाया जाता है। आप कैसे, जैसे मान लो कहीं चित्र दिए और आपसे पूछा जाए बताओ ये कौन सी चित्रकारी है, तो कैसे पहचानोगे? पटना कलम को कैसे पहचानोगे? पटना कलम के चित्र में विषय के रूप में पशु पक्षी, ठीक है, प्राकृतिक दृश्य, पशु पक्षी शामिल होंगे, प्राकृतिक दृश्य शामिल होंगे, किसान शामिल होंगे, लघु व्यवसायी, छोटे छोटे जो व्यवसायी रहते हैं, बिजनेसमैन कह सकते हैं हम इनको, और नाई, धोबी, बढ़ई, मिस्त्री, लोहार, मोची, तेली, गरीब, ब्राह्मण, मुनीम, जमींदार आदि के जीवन व कार्य हुआ करते थे। किसमें? पटना कलम में। चित्रकला की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। पटना कलम के चित्रों में जो विषय रहता था वो कैसा रहता था? पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, किसान, लघु व्यवसायी, नाई, बढ़ई, तेली, धोबी, छोटे छोटे किसान, मुनीम, गरीब किसान, जमींदार, ये सब इनके जीवन कार्य हुआ करते थे उनकी पेंटिंग्स में, ठीक है। पेंटिंग में उनके कार्यों के साथ चित्रकारी की जाती थी, जिसमें बिहार के वर्ग विभाजित लोक जी का यथार्थ अंकन हुआ करता था। पटना चित्र शैली के जयराम दास। अब पटना कलम शैली कौन कौन प्रमुख चित्रकार हैं तो वो भी याद रखिएगा। जैसे ये तो समझ में आया कि ये है इनकी मतलब विषय। पटना चित्र शैली के जयराम दास, झमकलाल, फकीर चंद लाल, शिवदयाल, भैरव जी, मिर्जा निसार, मेहंदी, गुरु सहाय, सेवक राम, कन्हैया लाल, सोना कुमारी, महादेव लाल, ईश्वरी प्रसाद वर्मा और राधा मोहन प्रसाद जी प्रमुख चित्रकार, शिल्पकार, मूर्तिकार आदि थे। पटना कलम में किस तरह के चित्र बनाए जाते थे वो यहां पर आपने देख लिया। अब पटना कलम को कौन कौन से चित्रकारों ने उभारा, या पटना कलम जो चित्रकला है उसमें कौन कौन से कलाकार शामिल थे,
तो ये नाम दिए हैं। ठीक है, जयराम दास, झमकलाल, फकीर चंदलाल, शिवदयाल जी, भैरव जी, मिर्जा निसार, मेहंदी, गुरु सहाय, सेवक राम, कन्हैया लाल, सोना कुमारी, महादेव लाल, ईश्वरी प्रसाद वर्मा और राधा मोहन प्रसाद जी प्रमुख चित्रकार, शिल्पकार, मूर्तिकार आदि थे। सन 1760 से 1947 तक के काल को पटना कलम के नाम से जाना जाता है। कौन से काल को, कब से कब तक का पीरियड था पटना कलम का? 1760 से 1947 का। किस तरह के चित्र? प्राकृतिक दृश्य रहते थे, किसान, छोटे छोटे व्यवसायी, गरीब ब्राह्मण, धोबी, मोची, तेली, ठीक है, ये सब, बढ़ई, मिस्त्री, सब कुछ शामिल थे और ये हैं उनके कलाकारों के नाम। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न आया है, राधा मोहन बाबू के महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। अब राधा मोहन बाबू कौन थे? मतलब जब कोई भी किसी मतलब प्रमुख व्यक्ति से रिलेटेड प्रश्न आएगा, अर्थात उसने कुछ तो विशेषताएं होंगी। तो राधा मोहन बाबू कौन थे, सबसे पहले हमें यह पता चलना चाहिए, तब तो हम उनके महत्व के बारे में जानेंगे। बिहार में पटना चित्र शैली के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार के रूप में राधा मोहन जी का नाम स्वर्णाक्षरित है। वाओ, कितनी अच्छी बात लिखी है कि राधा मोहन बाबू जी कौन थे? बिहार में पटना चित्र शैली के अंतिम और महत्वपूर्ण चित्रकार के रूप में राधा मोहन जी का नाम स्वर्णाक्षरित है, अर्थात स्वर्ण अक्षरों में लिखित है, जो था, है और युगों युगों तक रहेगा। राधा मोहन बाबू पटना की जो चित्र शैली है उसके अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, जाने जाते थे, जाने जाते रहेंगे। ठीक है, यद्यपि विद्वानों ने ईश्वरी प्रसाद वर्मा को पटना कलम का अंतिम चित्रकार भी माना है। अब यह है कि जैसे जैसे अपडेशन होते रहते हैं, है ना, कि जानकारी और गहराई के साथ अध्ययन किया जाए, तो फिर पता चला कि ये लिखना तो हमें इन्हीं का है सबसे पहले, यद्यपि मतलब ये भी माना गया है, ये तो माना ही है, लेकिन इसके अलावा विद्वानों ने ईश्वरी प्रसाद वर्मा को पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना है। ये तो हमें लिखना ही राधा मोहन बाबू का, फिर हमें ये भी लिखना है कि कुछ विद्वानों ने ईश्वरी प्रसाद वर्मा को भी पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना है। किंतु, फिर किंतु आ गया, वास्तविकता यही है कि महादेव लाल जी के शिष्य बाबू राधा मोहन प्रसाद, ठीक है, राधा मोहन प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद के शिष्य दामोदर प्रसाद अम्बट ने पटना चित्रकारी शैली का अपनी पीढ़ी तक बखूबी निर्वाह किया। फिर और भी नाम आ गए हैं कि वास्तविकता कुछ और ही है। किसी ने, मतलब ये तो सबसे पहले नाम आएगा ही राधा मोहन बाबू का, उसके बाद आएगा ईश्वरी प्रसाद वर्मा का, उसके और भी बाद आएगा, क्या आएगा कि वास्तविकता यह है कि महादेव लाल जी के शिष्य बाबू राधा मोहन प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद के शिष्य, अब आ गई है शिष्यों की बात, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि जो कला या जो शिक्षा एक गुरु के पास थी वो गुरु के जाने के साथ ही अंत हो जाए। उसने शिष्य, उनसे कई लोगों ने शिक्षा भी तो ग्रहण की होगी, तो उनके क्यों किसी भी कला का अंत नहीं होता? क्योंकि अपने हुनर, अपनी कला को हम पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते रहते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। यदि कोई अपनी कला को छुपा के रखे, नहीं नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा मैं कितना ज्ञानी हूं, मैं नहीं बताऊंगा किसी को कि मुझे क्या क्या आता है, तो वो जैसा था उसके साथ ही चला जाएगा सब। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान, कला, हुनर को जितना आप बांटोगे उतना आपका तो बढ़ेगा ही, साथ साथ वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता भी जाएगा। ठीक है, तो वास्तविकता है कि महादेव लाल जी के शिष्य बाबू राधा मोहन प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद के शिष्य दामोदर प्रसाद अम्बट ने जो पटना चित्रकारी शैली का अपनी पीढ़ी तक बखूबी निर्वाह किया है, अर्थात ये भी उसी के पटना कलम के अंतर्गत माने जाते हैं। फिर भी आ गया, देखो फिर भी राधा मोहन बाबू जी का आ गया। फिर भी राधा मोहन बाबू का नाम का पटना कलम में कलात्मक पुनर्जागरण की चेतना को व्यापक उभार प्रदान करने में अति महत्वपूर्ण स्थान है। कि पटना कलम का जो उभार है, जो विकास है, जो व्यापक विकास है, वो राधा मोहन बाबू के माध्यम से ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की, ठीक है, और पटना में करके चित्रकारी को नव अभ्युदय प्रदान किए। राधा मोहन जी का कहना है, ठीक है,
क्या है कि बौद्ध धर्म के विकास के साथ साथ भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक नवीन और विकसित अध्याय आरंभ होता है और इसका विकास इतिहास मौर्य काल तक पहुंचता है। ये किसका कथन है? ये राधा मोहन जी का ही कथन है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनका कथन है, उनका कहना है। और जिसके जो कथन होते हैं, आप एक और नियम सुन लो लिखने का, कि जब हम किसी के कथन को अर्थात किसी के द्वारा कहे हुए वाक्य को एज इट इज लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखा जाता है और एज इट इज लिखा जाता है। उनके शब्दों को हम फेरबदल नहीं करते। जैसे कोई भी, जैसे ओके, हम तिलक, जो उन्होंने तिलक जी ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा या लेकर रहूंगा, तो वो भी इन्वर्टेड कॉमा है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद, इन्वर्टेड कॉमा में। हम उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। एज इट इज हमें लिखना होता है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म के विकास के साथ साथ भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक नवीन और विकसित अध्याय प्रारंभ होता है और इसका विकास इतिहास मौर्य काल तक पहुंचता है। पाटलिपुत्र से बौद्ध प्रचारकों के साथ साथ चित्रकार और मूर्तिकार भी बाहर भेजे जाते थे। और बाहर भेजे जाते थे अर्थात क्यों? क्योंकि उनमें इतना हुनर था, इतना टैलेंट था, जो बुद्ध के उपदेश और उनकी जीवनी के विविध प्रसंग मंदिरों की भित्तियों तथा स्तूपों पर चित्र मूर्ति के रूप में अंकित करते थे। बिहार परिवर्तनों का प्रदेश रहा है। प्रवृत्ति को नया उन्मेष और धारा को नया मोड़ देने वाली विभूतियों का या कभी कभी नई हुई ऐसे ही एक विभूति के रूप में चित्रकार राधा मोहन बाबू का जन्म पटना में हुआ, जो पटना चित्र शैली की ऐसी अंतिम कड़ी थे जिन्होंने भविष्य के कलात्मक विकास के लिए पुख्ता, स्थायी और उर्वर भूमि तैयार की थी। बिहार की चित्रकला की शुरुआत है, जो उर्वर भूमि है, जो माहौल है, जो स्टार्टिंग है, वो राधा मोहन बाबू जी के द्वारा ही मानी जाती है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना करवा कर तो राधा मोहन बाबू ने पटना चित्रकला शैली को स्थायित्व रूप दिया। पहचान उनकी कि उन्होंने बिहार में शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये भी एक उनकी, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की बताइए? यस, राधा मोहन बाबू जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्रकला के क्षेत्र में उपेंद्र महारथी यथा नाम तथा गुण। उपेंद्र महारथी, चित्रकला के क्षेत्र में उपेंद्र महारथी के महत्वपूर्ण योगदानों का परिचय दीजिए कि कौन थे उपेंद्र महारथी जी। उपेंद्र महारथी जी, जिनको परिचय के वो मोहताज नहीं थे, उनके काम, उनकी चित्रकला, उनकी कलाकारी बोलती थी। देखिए, पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना के पश्चात ये किसने की? राधा मोहन बाबू ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? पूरे बिहार राज्य में कलात्मक पुनर्जागरण की चेतना का व्यापक उभार हुआ। उसी दौरान उपेंद्र महारथी जैसे बड़े कलाकार का बिहार में पदार्पण हुआ मतलब आना हुआ। ठीक है, इस प्रदेश में ऐसी अंतरंगता के साथ रमे, मतलब पूरी तरह से लीन हो गए कि आजन्म अपनी कला यात्रा का पल पल बिहार की मिट्टी को समर्पित करते रहे। इस कला साधक ने अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर बिहार का नाम चित्रकारिता में सुशोभित कर दिया। उपेंद्र महारथी ने चित्रकला की शिक्षा कलकत्ते में ग्रहण के दौरान ही महसूस कर लिया था कि कला को विदेशी प्रभावों से मुक्त कर राष्ट्रीय चेतना से जोड़ना आवश्यक है। और ये हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी का ये कर्तव्य होता है, ये धर्म होता है कि हम अपनी रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराएं जो भी हैं उनको अपने हृदय और मस्तिष्क दोनों में प्रायोरिटी दें, उनको ही प्राथमिकता दें। फिर मजाल किसी की हमारे दिल और दिमाग से उनको धूमिल कर सके। जब हम स्वयं ही अपने देश, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित नहीं होंगे तो दूसरा तो हमें चुटकियों में बाहर निकाल देगा और हम हंसते हंसते चले जाएंगे और हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पर, ये बहुत सीखने की जरूरत है कि उपेंद्र महारथी जी ने चित्रकला की दिशा शिक्षा कलकत्ते में ग्रहण के दौरान ही क्या महसूस कर लिया था कि कला को, जो उनका हुनर है, जो उनकी कला है, विदेशी प्रभावों से मुक्त रखना होगा। हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है विदेशी कला से, अर्थात ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। जो चमक चमक दमक दमक रहती है ना, उसके पीछे भागना नहीं है, क्योंकि जो हमारा है वही बेस्ट है।
तो उन्होंने विदेशी प्रभावों से मुक्त कर राष्ट्रीय चेतना से जोड़ना आवश्यक है, ये उन्होंने माना और ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। इनकी चित्रकारी में क्या क्या थे, उनकी चित्रकारी में क्या क्या शामिल हुआ करता था? भारतीय धर्म, दर्शन तथा राष्ट्रीयता का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। उनकी पेंटिंग्स में, उनकी ड्राइंग में, उनकी कलाकारी में, उनकी चित्रकारी में क्या क्या दिखाई देता है? भारतीय धर्म, दर्शन और राष्ट्रीयता का गहरा प्रभाव। उन्होंने अपने दरभंगा निवास के दौरान ही मिथिला की चित्रमूर्ति आदि लोक कलाओं का गहरा अध्ययन किया और उनके महत्व से लोगों को परिचित भी करवाया। लोक कलाओं पर उन्होंने लंबे काल तक शोधपरक कार्य किया, मतलब जो भी लोक कलाएं थी उस पर बहुत रिसर्च करके उनको नया मोड़ देते गए, लोगों को जागृत करते गए, प्रेरित करते गए, ताकि सब उस कला से जुड़ते जाएं और अपने क्षेत्र की, अपने राष्ट्र की धरोहर को अपने राष्ट्र की धरोहर को सम्मान देते हुए उसी के बलबूते पर गर्व महसूस करें। बिहार तथा बंगाल के सुदूर देहाती क्षेत्रों की यात्राएं भी की उन्होंने, हर एक को बारीकी से जाना, गांव, शहर, कस्बा, सब सारी लोक संस्कृति को उन्होंने गहराई से जाना और कई यात्राएं भी की उन्होंने प्राप्त कलाकृतियों तथा शिल्पों की विशेषताओं से विशेषज्ञों को परिचित भी कराया। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ बिहार सरकार ने, अब जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, उपेंद्र महारथी का नाम तो सबकी जुबान पर था, तो फिर क्या हुआ? स्वतंत्र प्राप्ति के साथ बिहार सरकार ने उपेंद्र महारथी को उद्योग विभाग में डिजाइनर के पद पर नियुक्त कर लिया और महारथी जी ने भी इस पद पर रहते हुए सिद्ध कर दिया कि चित्रकारी तथा शिल्प के अलावा वे वास्तुकला के भी महारथी हैं। तो हम क्या नहीं कर सकते, अर्थात एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, बशर्ते कि जुनून हो, जोश हो, चाहत हो, करने की ललक हो, समर्पण भाव हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है, ये होना चाहिए। उनका डिजाइन किया हुआ राजगीर, शांति स्तूप, प्राकृतिक और जैनोलॉजी संस्थान, नालंदा और धौली मतलब भुवनेश्वर के शांति स्तूप उनकी राष्ट्रीयता, मूलक कला चेतना तथा कल्पनाशीलता के कालजयी प्रमाण है। कालजयी मतलब काल पर विजय प्राप्त करने वाले, जो पहले भी टॉप पर थे, शीर्ष पर थे, जो आज भी हैं शीर्ष पर, कल भी शीर्ष पर ही रहेंगे, उनको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। छापा चित्रकारी क्या है? इसके विशेषज्ञ चित्रकार कौन है, बताइए जरा। छापा चित्रकारी अर्थात काठ के छापे निर्मित किए जाते थे। काठ मतलब लकड़ी, काठ का अर्थ क्या है? लकड़ी, याद रखना, भूल ना जाना, काठ का अर्थ होता है लकड़ी। छापा चित्रकारी का बिहार में शुभारंभ अत्यंत स्नेहिल तथा सरल सहज व्यक्तित्व वाले श्याम शर्मा जी द्वारा किया गया। श्याम शर्मा जी द्वारा कौन सा? छापा चित्रकारी का। सन 1760 से 1947 तक का समय पटना शैली का समय है। समय के पटना शैली के चित्रकार राधा मोहन बाबू थे। राधा मोहन बाबू के साथ पटना चित्र शैली या पटना कलम का अंत माना जा सकता है, किंतु उनके बाद जिन कलाकारों में बिहार का कलाकर्म और शिल्प कर्म को बहुआयामी, ठीक है, बहुत सारे आयाम, आधुनिकता तथा प्रयोगात्मक नवीनता से युक्त किया, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम श्याम शर्मा जी का आता है, और जिनका जन्म हुआ था सन 1941 में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में इन्होंने छापा चित्रकारी में विशेषज्ञता प्राप्त कर कला और शिल्प महाविद्यालय पटना बिहार में छापा कला के विशेषज्ञ शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। छापा चित्रकारी के विशेषज्ञ चित्रकार श्याम शर्मा जी हैं। जब भी छापा चित्रकारी की बात आएगी तो श्याम शर्मा जी का नाम अग्रणीय माना जाता है। अगला प्रश्न, पटना कला और शिल्प महाविद्यालय का परिचय दीजिए। अब पटना कला क्या है और जो शिल्प महाविद्यालय, ये बताना होगा किसने उसकी स्थापना की, किसने की थी? राधा मोहन बाबू जी ने या कोई और थे? चलो देखते हैं। बिहार में पटना कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना चित्रकार राधा मोहन बाबू जी ने की, जो प्रवृत्ति को नवीन, उन्मेष और प्रवाह को नया मोड़ देने वाले विभूतियों में से एक थे। क्या तो शब्दावली है! कैसे थे? जो प्रवृत्ति को नवीन, उन्मेष और प्रवाह, फ्लुएंसी
को नया मोड़ देने वाले विभूतियों में से एक थे, जिनका जन्म पटना में ही हुआ था। पटना कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना के साथ बिहार की कला और शिल्प के क्षेत्र को नव अभ्युदय के साथ एक सशक्त ज्ञान विज्ञानशाला प्राप्त हो गया, जहां से अनेक विश्वविख्यात चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, वेणु शिल्पकारों के निर्माण के साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चित्रकार शिल्पकार भी तैयार हुए। क्योंकि जब विद्यालय या स्कूल क्यों जाते हैं बताओ? आज के यदि देखा जाए तो सभी शिक्षित रहते हैं, पेरेंट्स बहुत शिक्षित होते हैं, तो क्या घर में ही हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं? स्कूल क्यों भेजा जाता है? क्योंकि स्कूल, विद्यालय या विश्वविद्यालय ये ऐसे स्थान है जहां पर विद्यार्थी, लर्नर, ना केवल किताबी ज्ञान सीखता है बल्कि जीवन जीने के मूल्यों से परिचित होता है, अनुशासन विकसित होता है। तो ये ऐसे स्थान है जो घर में तो कदापि नहीं हो सकते, भले ही कोई कितना ही पढ़ा लिखा क्यों हो, बच्चे को तो स्कूल भेजना ही पड़ेगा, भेजना ही है। और समाज और विद्यालय का इस तरह का संबंध है, ना तो समाज के बिना विद्यालय कुछ काम के, ना तो विद्यालय के बिना समाज कुछ काम का। क्योंकि विद्यालय नहीं तो समाज शिक्षित नहीं, समाज नहीं तो विद्यालय का क्या अस्तित्व। अर्थात ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो विद्यालय या जो भी गुरुकुल या जो भी परंपरा रही या आश्रम रहा करते थे, तो ये जरूरी है ताकि व्यक्तित्व का विकास हो, अनुशासन हो, क्योंकि वहां पर विद्यालय में सबको एक समान देखा जाता है। अब यही बात होती है महाविद्यालय की। तो पटना कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना के साथ बिहार की कला और शिल्प के क्षेत्र को नवोदय के साथ एक सशक्त ज्ञान विज्ञानशाला प्राप्त हो गई, जहां से अनेक विश्वविख्यात चित्रकार, अब वहां से अनेक विश्वविख्यात चित्रकार हुए। सोचो, मूर्तिकार, शिल्पकार, वेणु शिल्पकार के निर्माण के साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चित्रकार शिल्पकार भी वहां पर तैयार हुए। विद्यालय समाज को एक सभ्य नागरिक देता है, ठीक है, सशक्त नागरिक देता है, मूल्यवान नागरिक देता है। इन कलाकारों ने विश्व चित्रकारिता के क्षेत्र में गजब का प्रभाव कायम किया और मूर्तिकारों और शिल्पकारों के लिए विश्व स्तरीय आकर्षण का निर्माण भी किया। तो विद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, वहां व्यक्तित्व का निखार होता ही है। यदि आप में से किसी को लगता है अरे यार ये क्या है, स्कूल जाना है, हमें बाद में समझ आता है कि क्या तो वो स्कूल के दिन थे, थैंक्स टू आवर टीचर्स, जिन्होंने हमें डांटा, जिन्होंने हमें गलती पर रोका, टोका या ठोका। ठीक है, ये सब बातें बहुत अनिवार्य होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेणु शिल्प क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि वेणु शिल्प क्या है। हमने पटना कलम जान लिया, हमने छायांकन या छापा वो भी देख ली, अब आया है वेणु शिल्प। वेणु शिल्प में उपेंद्र महारथी के महत्वपूर्ण योगदानों का परिचय दीजिए। पहले तो हम जानेंगे कि वेणु शिल्प है क्या। वेणु शिल्प अर्थात बांस कला, ठीक है। बांस कला से मैंने एक पोयम लिखी है बांस पर, उसकी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि युगों युगों से चली आ रही लीला उसकी न्यारी, करते हैं हम बात उसी की जिससे दुनिया प्यारी। बांस की बांसुरी कान्हा हाथ में रखकर मुरली मधुर बजाए, लगती है धुन उसकी प्यारी सबको मन को भाए। फिर बहुत अच्छा, मतलब पूरा जीवन गाथा लिखी है उसमें, फिर कभी याद आएगा तो संपूर्ण सुनाऊंगी। तो वेणु शिल्प अर्थात बांस कला, और बांस के तो आभूषण भी बनते हैं। बांस के छोटे छोटे ऑर्नामेंट, चाहे वो अंगूठी हो, कानों के इयररिंग्स हो, बहुत सारी, क्योंकि उसकी जो तीलियां रहती है ना, पिंचेस, वो बहुत फ्लेक्सिबल रहती हैं और उससे कई तरह के ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं। वेणु शिल्प अर्थात बांस कला आज भी बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं मूंज, कुश तथा गेहूं के डंठलों से दौरी, दौरा, डाली, मौनी, मोढ़ा आदि विभिन्न रंगों की बना लेती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उद्योग विभाग में सरकारी डिजाइनर श्री उपेंद्र महारथी जी ने जो चित्रकला, शिल्पकला के साथ वास्तुकला के जो महारथी थे, तो वेणु शिल्प में जापान तक की कला यात्रा करके विशेषज्ञता प्राप्त करके वे जब वापस आए तो प्रथमतः राष्ट्रपति भवन में एक कक्ष को विशेष वेणु कला से अलंकृत करने के लिए दिल्ली बुलाए गए थे वे। तो वेणु कला का अर्थ है बांस कला, सबसे पहली बात तो, ठीक है। अब यहां पर एक आया है किससे, मूंज, कांधे मूंज जनेऊ साजे, कुश, कुश एक घास रहती है, कुश
गेहूं के डंठल, जो गेहूं की जो लंबी बाली रहती है, ठीक है, तो मान लो ये गेहूं का पेड़ है, ये पत्ते मत्ते हो गए उसमें, और ये बाली वाली हो गई, इसमें गेहूं आ जाएगा। लेकिन जो ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको भिगो कर रख दिया जाता है तो वो फ्लेक्सिबल हो जाता है और उससे तरह तरह के कलाकारी की जा सकती है। मैंने भी बचपन में इसकी टोकरी वोकरी बनाई थी, छोटा छोटा एक इस तरह का, इसलिए मुझे याद आ गया। ठीक, तो गेहूं के डंठलों से भी ये सब कुछ बनाया जा सकता है, तो यही आता है वेणु शिल्प कला के अंतर्गत। और महारथी जी जब जापान से आए लौटकर अपनी शिक्षा प्राप्त करके, तो उनको राष्ट्रपति भवन में एक कक्ष को विशेष वेणु कला से अलंकृत करने के लिए उनको दिल्ली बुलाया गया था, इसलिए वेणु शिल्प बहुत अधिक प्रसिद्ध है। वेणु शिल्प कला के क्षेत्र में उपेंद्र महारथी जी का योगदान अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय मीन्स जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। विस्मरण मतलब भूलना, अविस्मरण मतलब ना भुलाया जाने वाला, ठीक है। ऐतिहासिक के साथ सांस्कृतिक भी है। कला से संबंधित लेखन तथा कला साहित्य की रचनाएं उपेंद्र महारथी जी के महान योगदान के साक्षी हैं, अर्थात प्रमाण है। वैशाली की लिच्छवी बौद्ध धर्म का अध्यात्म के अलावा वेणु शिल्प जगत में एक नया अध्याय जोड़ते हुए जापानी वेणु शिल्प पर एक स्वतंत्र पुस्तक तैयार की उन्होंने। ये भी उनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। इनके अलावा भी उन्होंने पुस्तकों की तैयारी की थी। वास्तव में बिहार में कला कर्म और शिल्प धर्म के साथ वेणु शिल्प बांस कला, वेणु कला अर्थात बांस कला, ठीक है, का यथार्थ उन्नयन उपेंद्र महारथी जी ने ही किया था। तो वेणु शिल्प का जब भी नाम आएगा उपेंद्र महारथी जी का नाम आएगा। और वेणु शिल्प क्या है? बांस कला, याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बिहार की चित्रकारी में WG ऑर्चर का क्या महत्व है? कौन थे WG ऑर्चर? तो बिहार की चित्रकारी में विशिष्ट स्थान रखने वाली मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है, से अंतरराष्ट्रीय जगत को प्रथम बार परिचित कराने वाले तत्कालीन जिलाधिकारी थे, कलेक्टर WG ऑर्चर, इन्होंने चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा के 300 चित्र खरीदकर विश्व स्तर पर उन चित्रों के माध्यम से बिहार के मधुबनी चित्रकला को विश्व स्तर पर स्थापित किया। इसलिए WG ऑर्चर का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने 300 चित्र खरीदे और विश्व स्तर पर उसकी प्रदर्शनी लगाई, और तब मधुबनी चित्रकला जो है विश्व विख्यात हो गई। और आज भी आप कहीं भी सर्च करोगे, कहीं भी देखोगे, मधुबनी चित्रकला एक अपने अलग अंदाज में दिखाई देती है। यहां पर लिखा है बिहार की चित्रकारी में WG ऑर्चर अति विशिष्ट महत्व की भूमिका निभाई है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम जो किया है। व्यक्ति की पहचान कर्म से। पटना कलम चित्र शैली का काल कब से कब तक? तो पटना कलम शैली का पीरियड या टाइम है 1760 से 1947 तक, ठीक है। पटना कलम चित्र शैली का सन 1760 से 1986 तक माना जाता है। ओके, हमने 1947, उसके बाद भी और बढ़ता गया था ना, जैसे जैसे विस्तार होता गया था, तो ये माना जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, सामाजिक जीवन में चित्रकला के महत्व पर एक निबंध लिखिए। ओके, अब निबंध है तो हमें बहुत अच्छे से लिखना होगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विस्तार से उत्तर दीजिए, अर्थात सामाजिक जीवन में चित्रकला का क्या महत्व है? क्या महत्व है सामाजिक जीवन में? तो सामाजिक जीवन में चित्रकला विभिन्न विशेष अवसरों या मांगलिक कार्यों में अथवा ज्ञान अर्जन की बात हो, या मनोरंजन, या सांस्कृतिक या ऐतिहासिक वैशिष्ट के विभिन्न प्रसंगों पर विभिन्न प्रकार को प्रभाव निर्माण करने वाली है। क्या है? सामाजिक जीवन में चित्रकला विशेष अवसर, जैसे मांगलिक कार्य, विवाह, जन्मोत्सव, जैसे नामकरण संस्कार, जनेऊ वाला, यज्ञोपवीत वाला संस्कार, ज्ञान अर्जन मतलब ज्ञान को प्राप्त करना, मनोरंजन भी है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशिष्ट भी है, विभिन्न प्रसंगों पर विभिन्न प्रकार को प्रभाव निर्माण करने वाली है। यह सामाजिक जीवन का दर्पण कहलाने वाली चित्रकला, सामाजिक जीवन का दर्पण अर्थात आईना, ठीक है। तो यह सामाजिक जीवन का दर्पण कहलाने वाली चित्रकला व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, अच्छे से लिखिएगा इसको। ये जो है सबसे पहले व्यक्तिगत, व्यक्ति से बनता है परिवार, परिवार से बनता है समाज, समाज से फिर राष्ट्र बन जाता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीयता,
यह चित्रकला के माध्यम से समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण और ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखता है। किसी भी क्षेत्र विशेष की संपूर्ण जानकारी एक चित्र के माध्यम से भी संभव है। वाओ, जैसे कोई भी मानचित्र है, अब यूं तो हमारा जैसे आपके बिहार के एक छोटे से गांव को भी यदि देखें तो उसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन बिहार या सभी राज्यों को देखकर एक नक्शा बना लिया कि भारत ये है। क्या इतना सा भारत है? लेकिन चित्र अर्थात चित्र हमें बहुत गहराई के साथ छोटे से भाग में या छोटे से छोटे तरीके को वहां की विस्तृत जानकारी मिल जाती है चित्रों के माध्यम से। तो लिखा है यहाँ पर, फिर से सुनिए इसको, कि यह सामाजिक जीवन का दर्पण कहलाने वाली चित्रकला व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चित्रकला के माध्यम से समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण और ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखता है और किसी भी क्षेत्र विशेष की संपूर्ण जानकारी एक चित्र के माध्यम से भी मिल सकती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है चित्रकला का। 16 कलाओं में चित्रकला भी एक कला है। 16 कलाएं हैं जिसमें चित्रकला भी बहुत महत्वपूर्ण कला है। यह जीवन की रुचि, रुझान, आकर्षण, प्रतिबिंब उपस्थित करता है। जीवन में परंपरावश अथवा महत्तावश मनुष्य इस कला को अपने अंदर विकसित करता है। कभी परंपरावश कि भाई उनके पिता या खानदान या पूर्व चित्रकार थे तो वो उनके अंदर भी अनायास ये कलाकारी आ गई, या महत्तावश मतलब कुछ को इनकम या धनोपार्जन का भी एक साधन है कि हमने चित्रकारी सीख ली, अब हम इससे मतलब हमारे पूर्वज कोई चित्रकार नहीं थे लेकिन हमने सीख लिए क्योंकि हम इसी के माध्यम से अब चित्रकला के माध्यम से अपना जीवन यापन करेंगे। तो इस कला को अपने अंदर विकसित करता है। चित्रकला के क्षेत्र में कुशलता एवं तल्लीनता से लगे लोगों की आजीविका भी पुष्ट होती है। अनेक लोगों के जीवन यापन का साधन भी है चित्रकला है। चित्रकला हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है जो कभी भिन्न नहीं देखा जा सकता। ठीक है, जिसके माध्यम से हम वर्तमान, भविष्य, भूत के साक्ष्यों को छायांकित करके प्रकट करने में सक्षम हो जाते हैं कि क्या था, क्या है, क्या हो सकता है। तो भूत, वर्तमान और भविष्य को भी अंकित कर सकते हैं। अपने परिवार और पूर्वजों के चित्र एवं प्रतिमाएं, देवी देवताओं या महापुरुषों के चित्र और प्रतिमाएं उनके जीवन का हमें सदा स्मरण दिलाती हैं। यह चित्रकला सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग ही रहेगी, क्योंकि इससे हम अपनी संस्कृति, अपने परिवार और अपने इतिहास से जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए चित्रकला का सामाजिक जीवन में बहुत 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 अर्थात अति महत्वपूर्ण योगदान है, था और हमेशा रहेगा। बताना आप लोग कौन कौन चित्रकारी करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हर एक संस्कृति, हर एक परंपरा हमें अपने इतिहास से जोड़ती है, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी को हमें ट्रांसमिट करना है। यही तो हमारी चित्रकला, यही तो हमारा इतिहास हमें सिखाता है। तो बस मैं भी आपसे यही कहूंगी कि ध्यानपूर्वक हर एक वीडियो को देखिए, हर एक विषय के वीडियो को देखिए। आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स जो भारत का बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, वो आपको सभी विषय की ऑनलाइन एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। और न केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं आपके फेवरेट चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, एआईबी, जेएआईबी, आरआरबी, एसएसबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।